नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक बड़ी खबर की बात करते हैं। नीतीश को निर्दलीय का समर्थन मिला है। जी हां, नीतीश के समर्थन में निर्दलीय विधायक आ गए हैं। सुमित सिंह देंगे नीतीश कुमार को समर्थन। जमुई के चकाई से निर्दलीय जीते हैं सुमित सिंह। पूर्व कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह के बेटे हैं सुमित सिंह। तो देखिए, निर्दलीय विधायक सुमित सिंह ने नीतीश कुमार को समर्थन दे दिया। जी हां, चकाई से जीत कर आए हैं सुमित सिंह और जमुई के चकाई से वो निर्दलीय जीते हैं। पूर्व कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह के बेटे हैं सुमित सिंह। देखिए, नीतीश कुमार को समर्थन मिलने का सिलसिला शुरू हो गया है। नीतीश को निर्दलीय विधायक चुनकर आए सुमित सिंह अपना समर्थन देंगे। उन्होंने ऐलान कर दिया कि उनका समर्थन नीतीश कुमार के साथ है। जमुई के चकाई से निर्दलीय जीत कर आए सुमित सिंह और सुमित सिंह जो हैं वो पूर्व कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह के बेटे हैं। और आनंद हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हैं। आनंद, सुमित जो निर्दलीय जीत कर आए हैं उन्होंने समर्थन दे दिया, क्या दूसरे भी निर्दलियों की कोई बात सामने आ रही है? देखिए सुमित, तीसरे तौर पे एनडीए के लिए राहत भरी खबर है। सुमित सिंह जो चकाई से निर्दलीय चुनाव जीत कर आए हैं, जो कार्यकारी अध्यक्ष अशोक चौधरी, उनके साथ वो नीतीश कुमार के आवास गए हैं और उनसे मुलाकात की है। और नीतीश कुमार से मुलाकात का मतलब साफ है कि चकाई से निर्दलीय विधायक सुमित सिंह ने अपना समर्थन एनडीए को दे दिया है। और जाहिर सी बात है, लगातार कोशिश की जा रही थी, महागठबंधन तरफ से भी सुमित सिंह से संपर्क साधा गया था, लेकिन फाइनली सुमित सिंह ने एनडीए को समर्थन देना मुनासिब समझा और अभी सीएम आवास के अंदर ही हैं। और एक जानकारी ये भी मिल रही है कि बसपा के जो विधायक हैं उनका समर्थन भी एनडीए को जा सकता है। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि उनसे जेडीयू ने संपर्क साध लिया है और बहुत जल्द इसकी तस्वीर भी साफ हो जाएगी जब बीएसपी का एकमात्र जीता हुआ विधायक एनडीए को समर्थन देता नजर आए। तो ये बिहार की सियासत के लिए बड़ी समर्थन की बात तो चलिए ठीक है, क्या कोई शर्त भी है? अगर बसपा का समर्थन मिलता है, निर्दलीय सुमित सिंह का समर्थन मिलता है, कोई शर्त है, मंत्री पद या कुछ और? देखिए, निश्चित तौर पे जब निर्दलियों का समर्थन मिलता है तो उनसे कुछ बड़ा वादा किया जाता है, तो वो वादा क्या है ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन इतनी तो तस्वीर साफ है कि फिलहाल एनडीए को एक निर्दलीय का समर्थन मिला और बसपा के जो जीते हुए उम्मीदवार हैं उनका समर्थन भी मिल सकता है, जो हमारे सूत्र बताते हैं। बहुत जल्द इसकी तस्वीर भी साफ हो जाएगी, हम अपने दर्शकों को इस बात की भी जानकारी देंगे। लेकिन मैं बड़ी जानकारी ये दे दूं कि नीतीश कुमार से मुलाकात करने के लिए सुमित सिंह सीएम आवास पहुंचे हैं और बहुत जल्द जो बसपा के जो जीते हुए विधायक हैं उनकी ही मुलाकात हो सकती है और वो भी एक अन्य मार्ग पहुंच सकते हैं, जो हमारे सूत्र लगातार बता रहे हैं। जैसे ही अपडेट मिलेगा अनूप, हम इसकी जानकारी भी अपने दर्शकों को देंगे। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यही है कि सुमित सिंह का समर्थन एनडीए को मिला है। देखिए, सुमित सिंह चकाई से निर्दलीय जीते हैं आनंद, लेकिन उनको सीट मतलब टिकट नहीं मिल पाया था। लेकिन इसके बावजूद एक भाई जो है वो लड़ रहे थे किसी और पार्टी से और सुमित सिंह यहां लड़ रहे थे। अब समर्थन देने की बात सामने आ रही है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह ने भी शायद टिकट की कोशिश की थी उनके लिए। देखिए, मैं आपको बता दूं अगर सुमित सिंह के बारे में, सुमित सिंह जेडीयू से चुनाव लड़ना चाहते थे और इसको लेकर वो जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण से मुलाकात करने के लिए दिल्ली भी गए थे। लेकिन अंतिम समय में जो आरजेडी छोड़कर संजय प्रसाद जो जेडीयू में शामिल हो गए थे, उन्हें वहां के चकाई से सीट दे दिया गया था, जिससे नाराज होकर उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा सुमित सिंह ने और चुनाव में जीत हासिल की थी। और उनके भाई एक और भाई थे जो जमुई से उन्होंने चुनाव लड़ा था और बीजेपी में थे। पिछले बार उन्होंने चुनाव भी लड़ा था लेकिन बीजेपी से टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय खड़ा हो गए। तो जाहिर सी बात है, नरेंद्र सिंह के दोनों बेटों ने एनडीए के खिलाफ चुनाव लड़ा था। लेकिन फिलहाल तस्वीर सियासत में पल पल तेजी से बदलती है और उसी बदली हुई तस्वीर का ये हम तस्वीर दिखा रहे हैं जब चकाई से निर्दलीय विधायक आज एनडीए के पाले में नजर आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, सियासत में कब करवट बदल जाए कोई फिलहाल नहीं कहता और अभी ऐसी कई तस्वीरें बदलती दिखेंगी आपको सियासत, बिहार के सियासत में, क्योंकि नई सरकार का जब गठन होने वाला उसके पहले पल पल, क्योंकि अब कवायद शुरू हो गई सरकार बनाने को लेकर। और यहां हम आपको बता दें, जमुई के चकाई से निर्दलीय सुमित सिंह ने जीत हासिल की। पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह के बेटे हैं सुमित सिंह। 2010 में जेएमएम से जीते थे सुमित सिंह। 2010 में भी जेडीयू में शामिल हो गए थे सुमित सिंह। आरजेडी प्रत्याशी सावित्री देवी को उन्होंने 581 वोटों से हराया था और अब वो नीतीश कुमार को समर्थन देते नजर आ रहे हैं। लेकिन शर्त क्या है, किस बात के साथ वो नीतीश कुमार के साथ जा रहे हैं, इसका खुलासा नहीं हो पाया है। लेकिन ये भी अंदर खाने खबर कि बसपा के जो एक विधायक हैं वो भी नीतीश कुमार को समर्थन दे सकते हैं। इसका भी औपचारिक ऐलान होगा। और नीतीश कुमार के साथ इस वक्त सीएम आवास में सुमित सिंह मौजूद हैं। और बात नई सरकार के गठन से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर की। एनडीए के सीएम आवास पर अहम बैठक चल रही है। नेताओं के सीएम आवास पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। आरसीपी सिंह संजय झा पहुंच चुके हैं सीएम आवास।
एक अणे मार्ग में एनडीए के नेताओं की अहम बैठक चल रही है। ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव भी सीएम हाउस पहुंच चुके हैं। विजय चौधरी भी पहुंचे सीएम हाउस। कैबिनेट के स्वरूप और शपथ ग्रहण पर चर्चा संभव होगी। ऐसा कहा जा रहा है कि अहम फैसला लिया जा सकता है। तमाम जो कवायद हैं उनको लेकर, चाहे शपथ ग्रहण की बात हो, कैबिनेट में कैसा स्वरूप होगा, कितने मंत्री होंगे जेडीयू के, ये तमाम चीजों पर बातचीत होगी। कितने जेडीयू के, कितने बीजेपी के, तमाम नेता वहां पहुंचे हैं। आज अहम बैठक एनडीए की हो रही है सीएम आवास पर इस वक्त, और तमाम मुद्दों पर, सरकार के स्वरूप पर, तमाम चीजों पर बातचीत चल रही है। और कहा जा रहा है कैबिनेट के स्वरूप और शपथ ग्रहण पर चर्चा भी होगी। अपना नेता भी चुनना है, क्योंकि विधायक दल का नेता चुना जाना है, एनडीए को ही चुनना है, और नीतीश कुमार के नाम पर मुहर भी लगनी है। तो तमाम तरह की जो कवायद होती है सरकार बनाने से पहले, वो पूरी की जाएंगी। उसके बाद राज्यपाल को लिस्ट भी सौंपी जाएगी। उसके बाद शपथ ग्रहण की तारीख भी तय होगी। तो तमाम जो कवायद है उसे लेकर आज एनडीए के सीएम आवास पर अहम बैठक चल रही है। नेताओं के सीएम आवास पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। आरसीपी सिंह, संजय झा, विजेंद्र यादव, विजय चौधरी, तमाम लोग यहां पहुंच चुके हैं। साकेत हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं, साकेत का रुख करते हैं। साकेत, क्या कुछ चल रहा है अंदर खाने, किस बात को लेकर मंथन हो रहा है अभी? लगता है साकेत तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। दोबारा उनसे जुड़ने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन हम आप सबको बता दें एनडीए की बेहद अहम और खास बैठक इस वक्त सीएम आवास पर चल रही है। नेताओं के सीएम आवास पहुंचने का सिलसिला जारी है। बैठक है, देखिए आरसीपी सिंह, संजय झा एक अणे मार्ग पहुंच चुके हैं, एनडीए नेताओं की बैठक में शामिल होंगे। ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव के साथ विजय चौधरी भी पहुंचे हैं। क्या खाका होगा कैबिनेट का, शपथ ग्रहण पर कैसी परिस्थिति, क्या व्यवस्था होगी, तमाम चीजों पर बातचीत इस बैठक में हो सकती है। विधायक दल का नेता भी चुना जाना नीतीश कुमार को, जिस पर मुहर भी लगानी है। साकेत दोबारा हमारे साथ जुड़ गए। साकेत, तमाम नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। हम जिन नेताओं का नाम ले रहे हैं जेडीयू कोटे के, एनडीए के कौन से दूसरे नेता, दूसरे घटक दलों के पहुंचे हैं अभी? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर जीतन राम मांझी पहुंचे हैं, उससे पहले मुकेश सहनी पहुंचे थे, और फिर बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, साथ ही साथ उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, नित्यानंद राय, तीनों एक ही गाड़ी से यहाँ पर पहुंचे हैं। यानी कि जिन नेताओं को इस बैठक में मौजूद रहना था वो सभी नेता अंदर चले गए हैं और बैठक है वो शुरू हो चुकी है। खासतौर से जिस तरह से जो मैंडेट मिला है एनडीए को, उसे लेकर अब बातचीत हो रही है कि आखिर किस तरह की बात यहाँ पर होगी। आप देखिए विजुअल में आपको पहले दिखा दूं सीएम हाउस का, यहाँ पर गतिविधि बहुत ज़्यादा है, खास करके मीडिया की जो गतिविधि है वो आप देख पा रहे होंगे। और सभी नेता अभी एक अणे मार्ग में अंदर चले गए हैं। अंदर बैठक शुरू हो चुकी है इन नेताओं की मुख्यमंत्री के साथ। माना जा रहा है कि ये जो मैंडेट दिया गया है बिहार की जनता की तरफ से, उसके बाद क्या कुछ होगा, सरकार गठन को लेकर क्या कुछ काम होगा, सरकार गठन किस तरह से किया जाए, मंत्रिमंडल का स्वरूप क्या होगा, साथ ही साथ एनडीए विधायक दल की बैठक होनी है, अभी जेडीयू बीजेपी दोनों दलों के विधायक दल की बैठक अभी होनी है। इन सभी बिंदुओं पर चर्चा होगी। उसके बाद माना जा रहा है, क्योंकि इस बार का जो मैंडेट आया है उसमें बीजेपी को बड़ी सीट मिली है, मतलब जेडीयू से अधिक सीटों पर बीजेपी है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि जेडीयू से ज़्यादा सीटें, जो कह सकते हैं मंत्रिमंडल में जो जगह है, वो बीजेपी को दी जा सकती है। और इन तमाम चीज़ों पर चर्चा चल रही है। और अभी सबसे पहले जो तैयारी है वो ये है कि आखिर शपथ ग्रहण कार्यक्रम किस तरह से रखा जाए, कहाँ रखा जाए, और साथ ही साथ मंत्रिमंडल। साकेत, क्योंकि चुनाव परिणाम आने के बाद ये पहली बार एनडीए की संयुक्त रूप से बैठक चल रही है, तो आज के बाद भी अहम बैठक होगी तमाम दलों की, जो घटक दलों की, उसके बाद एनडीए का नेता चुना जाना है। आज क्या कुछ आज होगा, क्योंकि शुरुआत स्टेज में पहली बार बैठक हो रही है चुनाव परिणाम आने के बाद एनडीए खेमे की? देखिए, बिल्कुल पहली बैठक है और इस बैठक में जो तय होना है वो मुख्य रूप से जो ओथ का कार्यक्रम है, कब शपथ ग्रहण होगा नए सरकार का, साथ ही साथ चूंकि यहाँ पर एक कैबिनेट की बैठक भी बुलानी होगी नीतीश कुमार को, जिसमें वो इस्तीफा देंगे और उसके बाद फिर से वो शपथ लेकर मुख्यमंत्री बनेंगे। तो ये तमाम जो औपचारिकताएं हैं उसे पूरा करना है, उसके लिए समय का निर्धारण एक महत्वपूर्ण चीज़ है। क्योंकि अभी तक आप देखिए ना बीजेपी का ना जेडीयू का विधायक दल की बैठक अब तक औपचारिक रूप से नहीं हुई है। माना जा रहा है कि 15 तारीख को
बीजेपी अपने विधायक दल की बैठक करेगा। उससे पहले आज से कल तक दिल्ली में जो है वो पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी और वहाँ पर जो पर्यवेक्षक है वो नियुक्त किए जाएंगे, उसे यहाँ बिहार भेजा जाएगा। उसके बाद बीजेपी विधायक दल की बैठक 15 को होगी और उसी शाम एनडीए विधायक दल की बैठक होगी जिसमें एनडीए का नेता चुना जाएगा। उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से एक बार त्यागपत्र देने के बाद मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उसकी तैयारी ये होगी। अहम बैठक है, चुनाव परिणाम आने के बाद एनडीए की पहली अहम बैठक जिसमें संयुक्त रूप से तीनों राजनीतिक दल एक साथ बैठक कर रहे हैं। साकेत आप नजर बनाए रखें, हम आगे भी आपसे अपडेट इस खबर पर लेते रहेंगे। बढ़ते आगे, बिहार में बनने वाली नई सरकार में बीजेपी के सीनियर लीडर कामेश्वर चौपाल को बड़ी जिम्मेवारी मिल सकती है। नई सरकार में चौपाल के नाम को लेकर कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। नए मंत्रिमंडल में चौपाल के डिप्टी सीएम पद को लेकर चर्चा है। वहीं पटना पहुंचे कामेश्वर चौपाल ने कहा कि जो भी जिम्मेदारी उन्हें मिलेगी उसे अच्छे तरीके से वो निभाएंगे। पटना एयरपोर्ट पर चौपाल समर्थकों ने डिप्टी सीएम कामेश्वर चौपाल के नारे भी लगाए। मुझे यदि कोई संगठन दायित्व देता है तो उससे मैं भागता भी नहीं रहा हूं। यदि संगठन का काम है झाड़ू लगाओ तो झाड़ू भी मस्ती से लगाएंगे, और यदि उन्होंने कहा कि नहीं सिपाही की तरह खड़े रहो तो सिपाही की तरह खड़े रहेंगे। जो काम मिलता है मैं आज तक उस काम को करते रहा हूँ और मेरे जीवन की एक ही उद्देश्य है कि जो हमको पढ़ाया गया संगठन में, मैं उस ज़माने का संगठन का कार्य करता हूँ जब हमारे संगठन में माननीय नरेंद्र मोदी आज भी कहते हैं नेशन फर्स्ट और व्यक्ति लास्ट। मैं अंतिम व्यक्ति हूँ, राष्ट्र हमारे सामने प्रथम है और राष्ट्र निर्माण के प्रक्रिया में यदि हमको कहेगा कि नहीं आप गिलहरी की तरह कुछ डालो तो डालेंगे, क्या दिक्कत है। लेकिन चर्चा यह है कि नीतीश कुमार की कैबिनेट में आप सदस्य हो सकते हैं, उससे भी बड़ा पद उप मुख्यमंत्री का पद भी आपको दिया जा सकता है। कई तरीके की चर्चाएं आपके पटना आते ही शुरू हो गई हैं। बात ऐसी है भाई साहब, मुझे कुछ जानकारी नहीं है। क्या दिया जा सकता है वो संगठन के छत्राधीन है और संगठन यदि उपयुक्त समझता है तो काम में लगा सकता है। और मैं ऐसा कार्यकर्ता नहीं हूँ पीठ दिखा के भाग जाऊंगा। मैं कार्यकर्ता हूँ, खड़ा हूँ, जो आदेश मिलेगा करेंगे। पद और जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार हैं आप? जो आदेश मिलेगा करेंगे, उसके लिए खड़े हैं। हमारे दो नेतृत्व है, माननीय नीतीश जी और माननीय सुशील मोदी जी, सर्वमान्य नेता हैं। उनके निर्णय पर कभी भी न तो मैं पहले भी इफबट किया हूँ न तो आगे भी कभी इफबट करने का मन में कहीं स्थिति है। तो बिल्कुल जो संगठन का आदेश होगा वो काम करेंगे। कामेश्वर चौपाल का साफ तौर पर कहना है कि जो जिम्मेवारी दी जाएगी उसे बखूबी निभाएंगे। कैमरा पर्सन राजेश के साथ शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना। और चलिए अब आप सबको सीधे लिए चलते हैं जेडीयू के प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहां अजय आलोक प्रेस को संबोधित कर रहे हैं। जिसने हमें चुना है और इस घटना पे सबकी मौन स्वीकृति, ना कांग्रेस पार्टी ने एक शब्द कहा, न माले ने एक शब्द कहा, और तो और उनके सबसे बड़े सपोर्टर बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा भरने वाले चिराग पासवान भी चुप रहे। तो क्या बिहार की जनता को पिटवा देना ये कौन सी राजनीति है? मैं नीरज भैया को दे रहा हूं, आगे की स्थिति वो स्पष्ट करेंगे। सम्मानित मित्रों, पहले बधाई ले लें। हाँ बधाई होगी। आप लोग भी ये बधाई असली माननीय अजय आलोक जी ने पूरी बात विस्तार से बताया। मैं केवल एक बात पे चर्चा करना चाहता हूं कि 420 का आरोपी जिसका निजी सहायक अनैतिक देह व्यापार अधिनियम का आरोपी हो, वह चुनाव आयोग पर प्रवचन दे रहा है। चुनाव आयोग के निर्देश कि अपनी संपत्ति का हलफनामा के द्वारा नामांकन में उसको दर्ज करिए, जो अपना हलफनामा नहीं दे सकता है सही। मैंने सार्वजनिक रूप से बताया था कि 4 संपत्ति ऐसी है तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव के नाम से जो हलफनामा में दर्ज नहीं किया गया। चुनाव आयोग का निर्देश का अनुपालन नहीं करेंगे, लेकिन चुनाव आयोग यही संवैधानिक संस्था पर सवाल खड़ा करेंगे।
अरे भाई, ये बिहार है, ज्ञान की भूमि है। चरवाहा विद्यालय का राजनीतिक पाठशाला नहीं है तेजस्वी यादव जी। आपको यह स्पष्ट करना चाहिए कि भाई अगर आपको ईवीएम के सवाल पर आप खड़ा कर रहे हैं, आप चुनाव आयोग के संवैधानिक संस्था पर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि क्या देश के संवैधानिक संस्थाओं के प्रति आपका मन में सम्मान नहीं है? पिता के बेल के लिए कोर्ट जा रहे हैं, अपने पटियाला कोर्ट में दंडवत हो रहे हैं। तो आपको अगर ऐसा लगता है जनता का जनादेश है, इसका सम्मान करना चाहिए। अगर मन के अंदर गुरूर हो गया हो और संवैधानिक संस्थाओं के प्रति लोकतंत्र में जो माननीय अजय आलोक जी ने बताया, जो भी घटना हुई आराम साहबाद में, उसके प्रति चुप्पी क्यों? क्या लोकतंत्र में ऐसी अवधारणा को भी कोई मजबूत करता है? इस सवाल पर तमाम तरह की चुप्पी इस बात का संकेत है कि समाज के अंदर में हलचल मचाने की जो बीमारी रही है, राष्ट्रीय जनता दल की संस्कृति रही है, कहीं न कहीं उसको पोषित करना चाहते हैं। तो ये महत्वपूर्ण सवाल इसलिए आज के दौर में महत्वपूर्ण है कि आप लीडर ऑफ अपोजिशन रहे हैं और जो आपने पात्रता बिहार के अंदर सिद्ध किया, तो राजनीति के लंपटीकरण के पर्याय बनना चाहते हैं क्या? क्या बनना चाहते हैं आखिर? संवैधानिक संस्थाओं के प्रति अनादर का भाव, जो चुनाव आयोग के द्वारा निर्दिष्ट मापदंड है कि हलफनामा में हमको अपनी संपत्ति की सादगी घोषणा करनी चाहिए, उसके प्रति आपकी चुप्पी क्यों है आखिर आज तक? वो संपत्ति किसकी है? 4 संपत्ति जो हम लोगों ने आप दस्तावेज के माध्यम से जारी किया, वो संपत्ति की किसकी है? वो संपत्ति, इस पर खामोश क्यों हो रहे हैं तेजस्वी यादव? बताएं कि उसकी संपत्ति किसके पास है, उसका रसीद किसके नाम से, नोटिशन किसके नाम से है? तो जो व्यक्ति अपना हलफनामा सही दायर नहीं कर सकता है, उनसे बिहार की जनता क्या उम्मीद कर सकती है? जो अपने निजी आचरण में जिन्होंने जो पेश किया, निजी सहायक 10 लाख लोगों को नौकरी देने का वादा कर रहे थे और आपको विपक्ष के नेता के रूप में अपने कलम से एक नौकरी देने का मौका मिला, अपने कलम से कि हमारा ये निजी सहायक होगा। उसका आपने एबिलिटी क्या सिद्ध किया? इमोरल टैरिफ एक्ट का अभियुक्त होगा, वही होगा मेरा, उसी को नौकरी मिली। एक नौकरी का पैमाना इनका ये है। तो ये आचरण जो निश्चित रूप से चिंता का विषय बिहार की राजनीति के लिए है और ये विमर्श का विषय है। इसलिए हम ये समझते हैं कि जो राष्ट्रीय जनता दल की जो अब संस्कृति रही है राजनीति में, उसी छाया के बदौलत राजनीति को ले जाना चाहते हैं तेजस्वी यादव जी। नहीं तो आखिर क्या कारण है? भाई आप अपने माँ पिता से अपने आप को अलग करा, तो पहला बेटा है जो माँ बाप के कर्म के लिए माफी मांग रहे हैं। ऐसा तो बेटा धरती पर कोई पैदा नहीं लिया होगा। और कर्म से माफी लेने के बाद जो आपने देखा कि जो आचरण पेश किया गया, कोई जेल में बैठा हुआ है, कोई सजा याफ्ता है, उसके परिवार को सम्मानित कर करके राजनीति में जो आप सम्मान आपने देने का काम किया, तो क्या बिहार की राजनीति को जिस दिशा, बिहार की राजनीति की जो नई मनोदशा है, जिससे बिहार आगे निकल चुका है, अब आम लोगों के बीच ये विषय विमर्श का होता है कि वे राजनीतिक दल की शुचिता का सवाल सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन नहीं करेंगे, चुनाव आयोग को नहीं मानेंगे और राजनीति में ऐसे मापदंड स्थापित करेंगे जिससे सर्व भी सर्वसार हो जाए। इसलिए हम ये समझते हैं कि आज के दौर में, चाहे वो भोजपुर शाहाबाद की घटना हो या राजनीति में जिस तरीके का आचरण इन्होंने पेश किया, जो हलफनामा पर जो चुप्पी की हुई, ये तमाम सवालात इस संदेह के घेरे में कि जो वैकल्पिक राजनीति का एजेंडा तय करने का वादा करते हैं, अपने निजी जीवन में अगर पवित्रता नहीं कायम करेंगे, निजी जीवन में अगर राजनीति की पवित्रता कायम नहीं करेंगे, तो उनसे उम्मीद क्या की जा सकती है? तो जेडीयू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरजेडी पर निशाना साधा, तेजस्वी यादव पर निशाना साधा और कहा कि जिस तरह से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही आरजेडी की तरफ से, कहीं से भी सही नहीं है। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द लौटेंगे।
खबर हाजीपुर से है, जहां बाइक सवार दो अपराधियों ने दिन दहाड़े कारोबारी की गोली मारकर उनसे 5 लाख रुपए लूट लिए। घटना नगर थाना के हदसारगंज की है। घटना के बाद घायल कारोबारी को एक प्राइवेट नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। घटना का पता चलते ही मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। घायल कारोबारी ने बताया कि वो कैश लेकर बैंक जा रहा था और इसी दौरान बाइक सवार 2 अपराधियों ने उसे घेर लिया और उसे गोली मारकर उसके साथ लूटपाट की। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।